हाँ जी, लास्ट टाइम तक सॉल्यूशंस का क्या क्या टॉपिक कवर किया था? चलो उससे पहले फर्स्ट लेक्चर में किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। उस डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन का फिर लास्ट टाइम किया था हाउ वी कुड एक्सप्रेस द कंसिडरेशन ऑफ आवर सॉल्यूशंस। तो कंसिडरेशन को एक्सप्रेस करने के ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स किए थे, आपने भी 11th में किए थे। कौन कौन सा किया था? परसेंटेज बाय मास, एक किया था कैपिटल एम और स्मॉल एम, मोलैरिटी और मोलैलिटी, और एक साथ में क्या किया था? मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट्स। मैंने वही लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल्स। आज ना एक लास्ट टाइम का न्यूमेरिकल रहता था, वो कवर करना है। उसके बाद में आप सबको कहूँगा एक पेज छोड़ देना, ताकि हमारा सबका एक लिंक बैठ जाए। फिर जो रह गया नॉर्मेलिटी, वो हम लोग किसी भी लेक्चर में बीच में उठा लेंगे, आज नहीं। क्योंकि आज उठाया ना तो जो आप में से फर्स्ट लेक्चर लगा रहे हैं या जो लास्ट लेक्चर छुट्टी पे थे, और आज आपका दोस्त फिर आधी फिर गायब है, और उसका मैसेज भी आया था खन्ना सर हमें 2 बजे पक्का आकर टॉपिक करना है, और मैं यहीं बैठा हूँ तब से। और अभी भी मैसेज आया खन्ना सर कमिंग, पर पता नहीं कहाँ कमिंग। हाँ, तो चल सार्थक तू भी देखो, जो 11th में हो गया हो गया, अब 12th क्लास सीरियसली बस पढ़ेंगे सारे। और जो नए हो या जो लास्ट लेक्चर भी थे, आज के लेक्चर की टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आप मेरे साथ यूज टू होते जाओगे लेक्चर्स में। तो लास्ट टाइम मैं एक न्यूमेरिकल दिया था आपको, किसी को अगर याद हो, आपको फाइंड क्या करना था? स्मॉल एम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, है ना, यही फाइंड करना था, स्मॉल एम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। और आपको गिवन क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें क्या गिवन थी यहाँ पर? 0.85 ये गिवन थी मोल फ्रैक्शन। क्लियर? मुझे इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी थी। तो जो आप स्टूडेंट पहला लेक्चर लगा रहे हो ना, पहला क्या, जिन्होंने लास्ट वीक लगाया था उन्हें भी न्यूमेरिकल मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था। तो पता क्या, जितने पीछे न्यूमेरिकल्स किए थे उन सब में मैं आपको मास दे रहा था, या क्या दे रहा था? परसेंटेज। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने आपको क्या कहा? फाइंड स्मॉल एम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन गिवन इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। जैसे अभी सबके नाम नहीं लूंगा, आप में से एक स्टूडेंट ने अभी क्या कहा था? खन्ना सर मुझे ना फॉर्मूले समझ नहीं आते थे, कौन सा यूज करना है। तो मुझे जब ये फाइंड करना है, ना तो मुझे मास दिया है, ना मुझे परसेंटेज दिया है, पर न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना है। तो जो लास्ट लेक्चर आए थे, याद है मैंने आपको मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी? डेफिनेशन क्या लिखा था? ऊपर मेरे पास क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस में ले रखा था? इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। क्लियर? यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट किस में थे? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैंने अब आपको यहाँ पे क्या, छोटा एम फाइंड करो। देखो कॉपी में मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखाई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट क्या था? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और मास कैसे जा रहा? छोटा एम छोटी क्लास से पढ़ा था, स्टैंड फॉर मास। छोटा एम छोटी क्लास से पढ़ा है, स्टैंड फॉर मास। तभी पक्का है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट का कंसेप्ट है। तो एक चीज तो पक्का है, अगर आपको छोटा एम फाइंड करना है, मैंने आपको यहाँ पर मास ऑफ वाटर ये तो दे दिया, वाटर का मास कितना दे दिया यहाँ पर? 1000 ग्राम्स। ये तो पक्का दे दिया मैंने इस न्यूमेरिकल के लिए आपको। मास तो दे दिया आपको कि नहीं, मानते हो? क्योंकि मोलैलिटी फाइंड करना है तो मास तो आ गया। अब मुझे फाइंड करना क्या रह गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके रह गए? H2SO4 के। अब मुझे फॉर्मूला क्लियर था, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन दे रखी है वाटर की, क्या दे रखी है? 0.85। मुझे मोल्स किसके चाहिए? सोल्यूट के, यानी मुझे मोल फ्रैक्शन वाटर से कोई लेन देन नहीं। अगर इससे लेन देन नहीं है तो हम लोगों ने किया था एसिड की मोल फ्रैक्शन और वाटर की मोल फ्रैक्शन को ऐड अप कर दूं, तो सम क्या आना चाहिए यहाँ पर हमारे पास? 1। सम क्या आना चाहिए? 1। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड पक्का है, क्या आ जाएगी? 1 माइनस XW। तो 1 माइनस 0.85, तो ये घुमा फिरा करके आ गई 0.15 आ गया। क्लियर? आ गया यहाँ तक? अब मुझे चाहिए क्या थे? मोल्स ऑफ आवर सोल्यूट। मुझे XA का कंसेप्ट याद था, जो XA है दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। आ गया जो चीज मैंने फाइंड करनी थी, मोल्स ऑफ एसिड। क्लियर? इसलिए ना तुम लोग कभी भी मैथ तुम्हारे से मैं पढ़ता था, मैं प्रदीप का याद करता था, पहला स्टेप क्या किया न्यूमेरिकल, वो पहला याद ही नहीं आता। पहला याद नहीं आता तो आगे का न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे बस लॉजिक्स बनाओ। तुम्हें मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी के लिए डेफिनेशन क्या था? मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपको दे दिया 1000 ग्राम, अब सिर्फ मोल्स फाइंड करने रह गए। अगर मोल्स फाइंड करने रह गए तो यहाँ पर XA मुझे मालूम है
कितना दे रखा है 0.15। नंबर ऑफ मोल्स एसिड मुझे फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर ये एज सच आ गए। अब तुम में से एक मुझे क्या कहता है, खन्ना सर मुझे तो मोल्स ऑफ वाटर भी नहीं पता, कैसे फाइंड करें? क्लियर, ये भी आता है। हाँ जी, 2 बज गए। आजा आजा, ये चेयर करके बीच में कर ले, बीच में ले आ। तो अब देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करने थे। अब मुझे बताओ, मैं तो भूल गया, लास्ट टाइम आपको मोल्स ऑफ वाटर अगर फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला देता था? गिवन मास ऑफ वाटर। तो ऊपर मेरे पास आ गया गिवन मास ऑफ वाटर, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? गिवन मास ऑफ वाटर। नीचे मेरे पास क्या आ गया? मोलर मास ऑफ वाटर। क्लियर। अब मुझे वाटर का मोलर मास भी ध्यान में है, क्या था? 18। क्या लिखूं ऊपर? गिवन मास ऑफ वाटर 1000 आ गया, क्योंकि मैंने आपको मोलैलिटी फाइंड करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया? 1000। और ये कैलकुलेशन शायद 11th में किसी ने तो याद कराई होगी। 1000 को अगर 18 से करो हर बार, क्या आंसर आता है? 55.5। जब भी 1000 बाई 18 करोगे, ये 55.5 आता है। ये ना एक बार तुम में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, खन्ना सर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहा था, न्यूमेरिकल तो सारे समझ आ गए, ये पता नहीं कहाँ से आया 55.5। तो ये इसका लॉजिक था। इसका लॉजिक था कि मुझे मोल चाहिए वाटर के, तो क्या था? गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास मैंने पानी का आपको डेफिनेशन में दे दिया जब आप मोलैलिटी फाइंड कर रहे थे, तो दैट वाज 1000। तो 1000 को 18 किया, यहाँ पर आ जाएगा 55.5। अब अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एसिड के फाइंड किए, ये ना मुझे याद ही हो रखा है पढ़ाते पढ़ाते, ये आंसर 9.8 आएगा। तो ये 9.8 मेरे पास क्या आ गए? मोल्स ऑफ H2SO4, ये आ गए। अब मैंने फाइंड क्या करनी थी? मोलैलिटी। तो अब फिर बोलोगे मोलैलिटी की क्या थी डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। प्रेजेंट क्या था? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया मोलैलिटी का सिंपल सा आंसर। ये क्वेश्चन ना सीबीएसई में रेयर है कभी आया हो, मेरे ख्याल अगर 10 साल की बात करूं शायद 1 या 2 बार आया हो। कंपटीशन में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, जरूर आएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो ये हो सकता है जिसको है ना खन्ना सर मैंने तो सिर्फ सीबीएसई करना है, मैंने सिर्फ कॉम्पिटिशन करना है, सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 70 मार्क में कुछ ना कुछ तो मुश्किल आएगा। अगर मुझे पूरे 90 या 90 से अबव लेने हैं परसेंट, तो पक्का है ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। अब बताओ किसी को क्लियर हुआ न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी? अब क्या था, एक स्टूडेंट ना साथ साथ दिमाग बड़ा लगा रहा था, उसने क्या कहा, खन्ना सर आपने क्या इतना बड़ा सा न्यूमेरिकल करा दिया, मेरे ना कुछ न्यूमेरिकल्स के करने के 2-2 रास्ते हैं। उसने मुझे क्या कहा, खन्ना सर आप कहते थे जो दिया उसी पे मूव करो। तो कहता मुझे ना उस स्टूडेंट ने क्या कहा, खन्ना सर आपने ना यहाँ पे अपने मोल फ्रैक्शन और वाटर दे रखी है, क्या दे रखी है? 0.85। तो देखो इसी की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ, मोल्स ऑफ वाटर, ऊपर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नीचे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आ जाएंगे, आ जाएंगे ये। अब ये मैंने आपको कितना दे रखा है? 0.85 मोल्स ऑफ वाटर अभी फाइंड किए थे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये क्या था मेरे पास? 55.5। ये भी मेरे पास क्या था? 55.5। और इधर साथ में क्या था? मोल्स ऑफ एसिड। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तुम्हारी मर्जी है, ये नहीं कि जो खन्ना सर ने पढ़ा दिया उसी लॉजिक पे चलना है। तुम में से जो सोचता है ना वो कई न्यूमेरिकल ऐसे कर देते हैं, खन्ना सर आप क्यों इतना समझा रहे हो, जरूरत ही नहीं है, मोल फ्रैक्शन वाटर दिया, आपने कहा था जो दिया उसी में आंसर को ढूंढो, तो उसी में आंसर को ढूंढ के एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर। ये था थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल। तो जो नए स्टूडेंट्स उनसे नहीं पूछ रहा था, जो लास्ट क्लास लगा कर गए उनको क्लियर हुआ न्यूमेरिकल? पक्का? जो लास्ट क्लास लगाई है, हाँ जी सबको? हाँ जी गौरिका क्लियर? सिया वान्या आपने तो किया हुआ लास्ट क्लास, तो आया क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? जो नए थे एटलीस्ट थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ इस न्यूमेरिकल का। मुझे फाइंड क्या करना था? मोलैलिटी। अगर मुझे मोलैलिटी फाइंड करना है, उसकी डेफिनेशन क्या थी? आदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हर बार हम लोग क्या लेते हैं? 1 kg। 1 kg में क्या था? 1000 ग्राम। दैट डेफिनेशन में मेरे पास मोलैलिटी का कंसेप्ट बैठा था। क्लियर। उसी फॉर्मूले को बहुत तोड़ ताड़ कर हम लोगों ने आगे कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ पूरा एक न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। अब ना ये नहीं कि यार नए स्टूडेंट्स आए हैं, मैं हर बार क्या करता हूँ बीच में नॉर्मेलिटी रह गई,
क्लियर। अभी जो आपको कराना था वो आज अभी नहीं स्टार्ट करना, आप एक पेज या 1.5 पेज छोड़ देना कि खन्ना सर ने यहाँ पे नॉर्मेलिटी और इसका एक आध और गंदा न्यूमेरिकल कराना है, एक आध और गंदा न्यूमेरिकल वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी किया ना तो ये भी डाउट आएगा। और मुझे लास्ट टाइम पता क्या, जब तुम लोग ऐसे चेहरा बना के बैठते हो ना, मुझे टेंशन हो जाती है कि समझ आया कि नहीं, तो मैं कई बार टॉपिक स्लो या तेज करता रहता हूँ। तो मुझे था कि लास्ट टाइम कहीं ऐसा ना सोचो ये सारे न्यूमेरिकल तो करा रखे थे, क्या खन्ना सारा रिपीट ही करी जा रहा है, तो मैंने इससे थोड़ी स्पीड पकड़ी थी, अब नहीं पकड़ूंगा, अब स्लो चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो जो डाउट आए, जैसे अभी आप में से एक दो ने आकर पूछा, अब मुझे कह रहा हूँ बार बार घर से फ़ोन कर लो, और तुम्हें लगेगा ना कि खन्ना सर शायद पहला हफ्ता ऐसा पढ़ाएंगे, पहला महीना ऐसा पढ़ाएंगे, कहीं बैठे हैं पूछ लो, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी मैसेज करोगे ना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा मेरी तरफ से, पक्का मिलेगा। क्योंकि अगर पढ़ रहे हो, मुझे तंग करने के लिए तो फ़ोन करोगे नहीं रात को, पक्का है, कोई डाउट है तभी करोगे, तो ज़रूर साथ साथ डाउट्स क्लियर करते जाओ। ठीक आर्यन, अब बता, यहाँ तक लॉजिक्स क्लियर हुए? जो आप भी तो लास्ट क्लास आए थे। हाँ जी, क्लियर। ध्रुव क्लियर। कार्तिक पक्का, ये फर्स्ट टाइम किया मुझसे ऐसा न्यूमेरिकल, अब क्लियर। अब ना जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स या जो नए आए थे, हमने ना चैप्टर को ब्रीफ अप में किया था सॉल्यूशंस को। तो सॉल्यूशंस का ना सबसे पहले कंसेप्ट था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सेकंड टॉपिक फिर हमारा आया था यहाँ पर हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो वो मैंने मोलैरिटी और मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स किए। एक कंसेप्ट छोड़ा है नॉर्मेलिटी, उसको ना बीच में कभी भी उठा लेंगे। अब याद है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिखा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो आज मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था, सॉल्युबिलिटी solubility of solid in liquids। क्लियर, मुझे ये टॉपिक स्टार्ट करना था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। पता क्या, अब देखो इतना पढ़ के जो नए स्टूडेंट्स भी थे, मुझे ना सॉल्यूशन का एक कंसेप्ट क्लियर था, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, कम, और सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा। तो तुम लोग ना क्वेश्चन में पढ़ोगे ये इन वर्ड आ रहा है, तभी पक्का है। यहाँ पे जो सॉलिड है दिस वाज प्लेइंग रोल ऑफ सॉल्यूट, और जो लिक्विड था दिस वाज प्लेइंग रोल ऑफ आवर सॉल्वेंट। क्योंकि हर बार हम लोग करते नहीं, वी ऐड शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर ऐड करते हैं, शुगर क्या था कम और वाटर क्या था ज़्यादा, तो वहाँ पे मेरे पास क्या था, होमोजेनिटी आ रही थी। उसे टॉप से टेस्ट करूँ, बॉटम से करूँ, या मिडल से करें, उसकी स्वीटनेस क्या थी, सेम थी। तो मुझे ना आज ये टॉपिक डिटेल में करना था, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। और यार आपको कहता था इस चैप्टर में ग्राफ्स आ जाएंगे, और पता क्या, आज तुम लोग इतने स्टूडेंट बैठे थे, और मैंने सबसे गंदा टॉपिक आज के इस लेक्चर्स के उठाना सॉल्यूशंस का, वो ग्राफ के कंसेप्ट है। पर पता क्या, मुझे वो ग्राफ समझ कब आएंगे, अगर मुझे 11th क्लास का ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है। क्योंकि अगर मुझे ली चैटलियर प्रिंसिपल नहीं आता, तो आज जो मैंने लेक्चर लेना है ना, वो किसी के समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ा दिया खन्ना सर ने। तो मुझे एक बार रिवाइज कराओगे, हम लोगों ने 11th क्लास में किया था ये ली चैटलियर्स, ये किया था हम लोगों ने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्लियर, ली चैटलियर प्रिंसिपल कुछ याद है था क्या? चल भव्य आप ही बता दो क्या पढ़ा था ये ली चैटलियर, कुछ भी याद हो? कुछ नहीं याद? अब हम कुछ थोड़ा बहुत ध्यान में हो? नहीं? हाँ जी। हाँ, अब देख थोड़ा सा टिप मिलते स्टार्ट हो गया ना। इतनी लेट क्यों आते हो? कल जिसकी गाड़ी ठोक के आए थे, आज उसको देखने चले गए? हाँ, फिर फिर कहाँ थे दोनों? अब ना देख, ये बहाने बंद कर दो, अगली क्लास है, अब देख नहीं तो वहां बैठना पड़ा करेगा, आगे आना है तो ठीक है। हाँ, मैं नहीं ठीक ना, मुझे होता है तुम लोग जितना मेरे पास आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। और नेक्स्ट आप पता क्या, तुम सबके मम्मी पापा जिनसे बात हो रही है ना, सबका मेरे पास क्या है, खन्ना सर आप तो सिंसियर हो पता है हमें, पर हमारे वाले जो है ना ये डंडे के जोर पर है, तो वो नहीं है, ठीक है। प्लीज सबको रिक्वेस्ट है टाइम से सारे आओ, या तो कभी कहना खन्ना सर हम लोग आके नीचे बैठे थे आप ही नहीं पहुंचे ऊपर। पूरा साल ये भी लास्ट ईयर पढ़ के गए, मेरे ख्याल कभी नहीं, शायद एक आध बार हुआ हो जब मैं हॉस्पिटल था, शायद, वो भी शायद, ये तो पहले मैं ही मिलूंगा तुम लोगों को। क्लियर, तो लेट मत आया करो, ठीक है। तो अब ना आपके ली चेक करना था, अब देख थोड़ा सा हिंट मिलते आपको मिल गया, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड प्रेडिक्ट करते थे,
तुम सबके पेपर में ये क्वेश्चन भी आएगा, या तो ली चैटलियर प्रिंसिपल डिफाइन करो, है ना हर्ष। अगर ये डिफाइन करना नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, अग्रिम, है ना। तो अग्रिम आपके पेपर में या तो आएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल डिफाइन करो। अगर डिफाइन करना नहीं आएगा तो पक्का क्या होगा, प्रिडिक्ट वेदर रिएक्शन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन कंसेप्ट को प्रिडिक्ट करेंगे। आज मैंने यही कंसेप्ट इसमें यूज करना था कि सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी कब बढ़ा सकता हूँ, कब कम कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू आवर ली चैटलियर प्रिंसिपल। और अगर आदि मैं बिल्कुल रॉ कंसेप्ट में बोलूँ कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या था, तो देखो तुम लोग जब पढ़ रहे थे 10th 11th में, है ना, तो क्या था तुम्हारे चलो मार्च में ही पेपर थे, तो मार्च में पेपर की टेंशन थी, अभी चैप्टर सिर्फ 5 पढ़े थे, बाकी चैप्टर रहते थे। जब तक वो चैप्टर रेडी नहीं होंगे हम लोग टेंशन में रहेंगे, है ना। जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तभी टेंशन से बाहर आएंगे। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल करता था कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और मैंने उस पर क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ वे टू अनडू दैट इफेक्ट, उस इफेक्ट को क्या करना है, खत्म। ये था ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब देखो कोई तो याद करोगा, हाँ होता है ना कि मेरे वो 10 न्यूमेरिकल रहते हैं अभी पढ़ने और कल सुबह पेपर है, जब तक वो 10 न्यूमेरिकल करूंगा नहीं, आपका पता नहीं, मैं पक्का टेंशन में रहता कि भाई मेरा वो टेंशन में हूँ, और टेंशन फ्री होने के लिए मुझे वो 10 न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल था कि जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, हम लोग रिएक्शन पे स्ट्रेस कैसे कर सकता था, कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, टेम्परेचर चेंज कर दूं, या फिर क्या कर दूं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर ये कम ज्यादा करके मैं रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता था। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ वे टू अनडू दैट इफेक्ट, उसने उस इफेक्ट को क्या करना है, खत्म करना है। अगर अभी भी किसी को मुश्किल लगा, जब मुझे नहीं समझ आया ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे काम करेगा, तो मैंने ना एक बैलून लिया, एयर फिल कर दी। जब मैंने उसे एयर फिल की, मैंने उसे एक साइड से प्रेस किया, जब मैंने बैलून को एक साइड से प्रेस किया, देखा वो दूसरी तरफ बल्ज आउट कर जाता है, बल्ज आउट कर गया। तो इधर मैंने क्या किया, वॉल्यूम कम कर दिया, उधर वो बल्ज आउट कर गया, दैट मीन वॉल्यूम बढ़ गया। और जब मैंने उसे यहाँ पे प्रेस किया था, सारे गैस के मॉलिक्यूल पास ले आया, तो अंडर हाई प्रेशर आ गया। यहाँ पे मैंने रिएक्शन को स्ट्रेस में ले आया कि हाई प्रेशर कर दिया, तो जब मैंने इसको एक्सपेंशन की, यहाँ पे प्रेशर कम नहीं हो गया, तो हमें उसे हाई प्रेशर से कहाँ ले गया, लो प्रेशर, या लो वॉल्यूम से कहाँ ले गया, हाई वॉल्यूम, ताकि उसका इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाए। यही हमारा इसका कंसेप्ट था, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब मुझे ना डिफाइन करना नहीं आना आदि कि ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, मुझे हर बार ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करना आना चाहिए कि वेदर रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और यहाँ पर भी ना देखो, अगर सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, तो दैट मीन मैं उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ा रहा था, वी आर इंक्रीजिंग इट्स सॉलिबिलिटी। हो सकता है कभी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, कभी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम। उसके लिए ना मुझे पहले ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। अब एक स्टूडेंट आप में से क्या कहता है, खनोदर क्या एग्जांपल दिया, 10 घंटे सो के 10 घंटे पढ़कर पूरा हो रहा है, या बैलून को प्रेस किया बल्ज आउट कर गया, ये क्या लॉजिक्स है। अब इसे रिएक्शन पर ले, सपोज मैंने आपके साथ ना ये रिएक्शन कंसिडर किया, नाइट्रोजन, इसे मैंने रिएक्ट से कर दिया हाइड्रोजन, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है। तो चलो इसको अभी भी ना और सिंपल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन, इसको रेड किससे किया, हाइड्रोजन, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया गैस, एमोनिया गैस की फॉर्मेशन आ गई। इस सेक्शन को मैंने बैलेंस भी कर दिया। अब तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम कर रहा था ये ली चैटलियर प्रिंसिपल 11th के बाद, या आपने जहाँ पे भी 11th किया, इस सेक्शन में ना क्या था, हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, दैट इज नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। याद है नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक इन नेचर, कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो मैं ये रिएक्शन आ गई, और अब पहली बार बोर्ड पे लिखा है, मैंने सारे गैशियस कंपोनेंट ले रखे, सॉलिड और लिक्विड लिए ही नहीं, सारे के सारे गैशियस कंपोनेंट है। अगर ये गैशियस कंपोनेंट है तो यहाँ पे ये स्टेप क्या है, एक्सो दे रखा है। अब मैंने ना पहले क्या किया, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, क्लियर, वी अप्लाई चेंज, मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला इफेक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया कंसंट्रेशन, पहला यहाँ पर कंसंट्रेशन इफेक्ट। अब अगर मेरे से थोड़ा सा भी लॉजिक समझ आ रहा था, बताओगे, मैंने क्या किया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था, मैंने इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो तुम लोग बताओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। चलो गुड, मिस इतना पढ़ाया तो मेरा समझ आया कि रिएक्शन कहाँ थी, इक्विलिब्रियम पर थी। मैंने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो दैट रिएक्शन में स्ट्रेस ले आया। अब रिएक्शन में क्या होना था, स्ट्रेस फ्री। तो कब होगा कृष्णा, जब वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना देंगे, अमोनिया, दैट मीन देयर कंसंट्रेशन शुड कम डाउन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई।
अब थोड़ा सोच कर आंसर देना, अगर यहाँ तक क्लियर था। मैंने एमोनिया को रिमूव कर दिया, एमोनिया को रिमूव कर दिया इस रिएक्शन वेसल से एट इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैक, है ना, क्योंकि अगर मैंने इसे बाहर कर दिया दैट मीन रिएक्शन में फिर स्ट्रेस ले आया, तो जब इसे बाहर किया लीच एटलियर क्या करेगा, इसको वापस लाना है। अगर वापस लाना है कब आएगा, व्हेन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे तुम बच्चों से कहता था जब भी स्कूल में क्वेश्चन आए ना, और कुछ करो ना करो, पहले रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो। और अभी गैसेस की सिर्फ बात कर रहा था मैंने, और कुछ नहीं लिया। गैसेस की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो तो दिस विल शिफ्ट आवर रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये पक्का रिएक्शन को कहाँ ले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। जैसे तुम्हें बच्चों को क्या कहता है याद है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर कहीं केमिकल प्लांट में चले गए, तुम्हारी इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ही उन्होंने ये पूछना है कि हम लोग ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दैट केमिकल, कि मैं उस केमिकल की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊँ। सबसे आसान बोलना सर, वहाँ पूछो गैसेस कौन सी यूज कर रहे हो, उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दो। या फिर क्या था, इसे रिमूव कर रहे तो वहाँ पे क्या कर दो, सर अप्लाई वैक्यूम टू रिमूव प्रोडक्ट। क्योंकि अगर मैं वैक्यूम में अप्लाई कर दूंगा, सारा का सारा प्रोडक्ट सक आउट हो जाएगा, अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। तो ये सारे तुम्हारे ना वाइवा वॉइस के या तुम्हारे जब इंटरव्यूज में जाओगे सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अब मेरा ख्याल कंसेशन तो सबको क्लियर रहेगा। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज के लेक्चर में ना मैंने ये फैक्टर सबसे ज्यादा यूज करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज आएगा टेम्परेचर का, इसे थोड़ा आराम से समझ लेना टेम्परेचर का। इसको समझाने का सिंपल सा एग्जांपल था, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, मैंने क्या किया नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, दैट मीन रिएक्शन को स्ट्रेस में ले आया। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब मैं इस हीट को एब्जॉर्ब करूं, है ना। ये रिएक्शन कहाँ थी, स्टेबल थी, इक्विलिब्रियम पर था। तो कृष्णा मैंने नीचे से इसको हीट करना शुरू कर दिया, अगर हीट किया दैट मीन स्ट्रेस ले आया रिएक्शन में। अब क्या होगा भवनीत, वो स्ट्रेस फ्री कब होगा, जब इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करना कौन सा प्रोसेस था, एंडो या एक्सो, एंडो था ना, इसलिए पक्का है। इसका ना मैं एक थंब रूल लिखवाता हूँ, आज भी आपको थंब रूल लिखवाऊंगा, सॉल्यूशंस में यूज करेंगे। किसी को सॉल्यूशन में मुश्किल लगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर यूज करेंगे, वहां पे मुश्किल लगा काइनेटिक्स में फिर यूज करेंगे, वहां पे भी मुश्किल लगा कंपटीशन के लिए जब पी ब्लॉक कवर करना है। अमोनिया गैस की प्रिपरेशन हमारे कोर्स में ही है, हैबर प्रोसेस, क्लियर। तो पी ब्लॉक में फिर तीन आएंगे, अमोनिया की प्रोडक्शन, नाइट्रिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब में वी मेक यूज ऑफ दिस ली चैटलियर प्रिंसिपल, सारी जगह ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज आएगा। तो आज अगर मुश्किल लगा दूसरे लेक्चर चैप्टर में तीसरे में कहीं ना कहीं तो हमें ये लॉजिक क्लियर होना स्टार्ट होगा। पर एक को अभी भी डाउट था, खन्ना साहब मुझे नहीं समझ आया। अब क्या था, ये रिएक्शन एक्सो थी, एक्सो, एक्सो मीन्स ये हीट प्रोड्यूस कर रही है, एक्सो मीन्स हीट इवॉल्व, एग्जिट हीट बाहर आ रही है, मैं ऊपर से और इसे हीट कर रहा हूँ, पहले हीट बाहर आ रही है मैं और हीट कर रहा हूँ, रिएक्शन को स्ट्रेस में ले आया। अब ये स्ट्रेस फ्री कब होगा, जब मैं एक्स्ट्रा हीट को क्या कर लूँ, एब्जॉर्ब। तो मेरा वही लॉजिक फिर नहीं आ गया कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। तो ये स्टेटमेंट आप लिख कर रख लो, ये बड़ी काम आएगी हमारे पास। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब लिखना भी सारे स्टार्ट कर दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases reaction moves toward, as temperature increases reaction moves toward endothermic side। ठीक है अवान क्लियर, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। और खुशी आप सारे जो मेरे साथ नए स्टूडेंट्स आए थे, भवनीत जो स्टेटमेंट ना लिखा जाए ना मुझे कह दो, मैं रिपीट करता जाऊंगा, क्लियर। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिएक्शन मूव टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। अब देखो खन्ना सर ने पॉलिटिशियन लैंग्वेज नहीं दे दी, पॉलिटिशियन लैंग्वेज कैसे दी, मैंने ये नहीं कहा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, मैंने आपको टिप दिया है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, जहाँ पे प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। क्यों, एंडो में मैं उस हीट को क्या करता जाऊंगा, एब्जॉर्ब, तो रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, क्लियर। अब बताओ टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको, पक्का, हाँ जी आदि, अगर ये क्लियर है। अब थर्ड आ गया यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ये मेरे पास नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्लियर। तो ये ना प्रेशर जब मैं बुक में पढ़ता था भव्य या भविष्य, मुझे बड़ा डाउट आता था भविष्य इसमें कि पता नहीं क्या है कैसे करेंगे। तो तुम लोग बताओगे इधर मेरे पास गैशियस कंपोनेंट कितने हैं, 3+1, है ना, 3+1। यहाँ पर गैशियस कंपोनेंट कितने थे, 4। इधर गैशियस कंपोनेंट कितने हैं, 2।
तो मुझे ना प्रेशर का कंसेप्ट कभी नहीं समझ आता था। तो मैंने एक सिंपल सा इसका एग्जांपल रखा है, तो तुम लोग भी ना रिएक्शन की तरफ मत देखो। फिर जब ये करना ना कि हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या करना है मुझे भी नहीं पता, मैं बाद में देखता हूँ। मैंने ऊपर लिख लेता हूँ ये 4 है और इधर क्या 2 है। अब मैंने क्या किया, सिस्टम को प्रेशराइज कर दिया। रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम पर थी, अगर पहले रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था, अब मैंने उसको प्रेशराइज कर दिया। अगर मैंने प्रेशराइज कर दिया तो तुम लोग बताओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया बढ़ गए या कम हो गए? इंक्रीज कर गए। अगर इंक्रीज कर गए तो लीच एटलियर क्या मूव करेगा, जहां पर मॉलिक्यूल्स कम है। तो मुझे लॉजिक क्लियर हो गया। जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, जहां पर मॉलिक्यूल्स क्या कम है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सिस्टम को प्रेशराइज कर दिया तो मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए पर यूनिट एरिया। और लीच एटलियर क्या कहता था, इक्विलिब्रियम अटेन करना है, मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, कम। तो अब देखो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे कम है, प्रोडक्ट्स में। रेक्टेंट में कितने 4 और प्रोडक्ट्स में कितने 2 है। तो हमें पक्का है इन दिस केस वी विल हैव टू कीप हाई प्रेशर। मुझे अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर करना पड़ेगा। ये किसी पेपर में बताओ कभी आया था रीजन वाई वी कीप हाई प्रेशर या वाई वी कीप लो? तुम्हें बस आता है प्रिडिक्ट वेदर रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कि रिएक्शन जा कहाँ पे रही है। ये इनके लॉजिक्स है। तो जहाँ पे भूल जाए कोई टेंशन नहीं है। बस ली चटलियर का ना एक रॉ कंसेप्ट याद था। मैंने स्ट्रेस फ्री कब होना है, अब देखो जैसे तुम बच्चों के साथ था, मैंने अब सेशन स्टार्ट कर दिया। अब मैं अगर पूछो ना स्ट्रेस फ्री कब होगा, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और तुम्हारा पेपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होगा ना, मेरे मैं भी टेंशन में हूँ कि पता नहीं भी मेरे पढ़ाई में से आया नहीं आया, क्या बना क्या बना। और अभी तक ना तुम बच्चे जो पढ़ कर गए हो, अभी 12th का रिजल्ट आएगा ना, क्लास में खड़े होकर पूछ लेना खन्ना सर 12th का रिजल्ट क्या रहा। हर साल 90% पता नहीं कितने बच्चों के आते हैं हर साल, पर वो आते हैं उनके जो क्लास में रेगुलर और टेस्ट सारे प्रॉपर थे। तो अब बताओ प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि जब मैंने मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज किया तो नंबर ऑफ यूनिट्स मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया विल इंक्रीज। तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है, इधर कम है, तो पक्का हाई प्रेशर पे आ गया। अब याद है जब जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते थे लास्ट ईयर, इसकी कंडीशंस आती थी। मैंने एमसीक्यू में ये क्वेश्चन डाल दिया, वी वांट टू शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको कंडीशन दे दी, एक कंडीशन दे दी लो टेम्परेचर लो प्रेशर, एक दे दी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एक कर दिया हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, और एक आपको कर दिया लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। आपको 4 कंडीशन दे दी, पेपर में प्रिडिक्ट विच इज ओके। तो मानते हो ये लास्ट वाली कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई करेगी इसको? एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ली चटलेर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा हर पेपर में, चाहे जेई उठा लो चाहे नीट का उठा लो, एक क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि इसके टॉपिक्स बड़े हैं। 11th में यूज किया, 12th में 3 चैप्टर्स, आगे फिर जाके पी ब्लॉक में भी यूज करेंगे। 6 या 7 टॉपिक है जिनमें ये ली चटलियर प्रिंसिपल यूज में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ग्राफ भी आगे वो भी इसी ली चटलियर के बेस पे आ जाएंगे। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मानते हो इस कंडीशन पे वी विल गेट हाई प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन क्या था, एक्सो है। एक्सो है तो अगर मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया, ये रिएक्शन तो बैक नहीं आ जाएगी। एट हाई टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल मूव बैक। तो मुझे टेम्परेचर पक्का है यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, लो, टू गेट हाई प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। कुछ क्लियर हुआ लॉजिक? अगर अभी भी मुश्किल लगा एक और रिएक्शन कंसिडर करें। अब मैंने आपसे रिएक्शन लिया नाइट्रोजन, इसको रेड क्या किया ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया ट्वाइस NO। इस केस में मैंने आपको डेल्टा एच की वैल्यू खुद दे दी, क्या था, पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो जब ये ऊपर का स्टेप क्या हो गया मेरे पास एंडो, और ये नीचे का स्टेप मेरे पास क्या हो गया एक्सो। ठीक, तो मैं ना जब भी आप बच्चे भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं ये चीज़ें लिख लेता हूँ रिएक्शन में, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। अब तुम लोग बताओ मुझे NO की प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्या क्या करूँ जिससे NO की प्रोडक्शन बढ़ जाए? क्या क्या करें इस सेक्शन में, क्या स्ट्रेस अप्लाई करूँ जिससे प्रोडक्शन ऑफ NO शुड इंक्रीज? सबसे पहले इनकी कंसेशन बढ़ा दूं, अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। आप में से एक ने क्या कहा, खन्ना सर इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो तब भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड। तो मुझे कंसर्वेशन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आराम से सोच कर आंसर देना, हाई टेम्परेचर करूं या लो टेम्परेचर? सारे कहोगे ना, कोई मेरे जैसा तो नहीं है लो बोलने वाला, क्योंकि मैंने अभी आपको टिप दिया था, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स एंडो साइड। ये रिएक्शन एंडो थी, अगर एंडो टेम्परेचर बढ़ाने में पक्का रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो दिस वाज आवर एंडो, गुड। दो कंसेप्ट तो बड़े अच्छे आ गए। अब तीसरा प्रेशर क्या करूं? हाँ जी प्रेशर, हाई लो क्या करें, हाई या लो? इधर कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2, इधर कितने हैं,
2 तो आएगा प्रेशर का कोई इफेक्ट। एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन, तुम्हें 3-4 एक्शन देंगे, पूछूंगा इन विच द प्रेशर हैज गॉट नो इफेक्ट, तुम्हें वहां पे क्या डेल्टा एन जी जो है वो जीरो करना था कि जो रिएक्टर में गैसियस प्रोडक्ट है वही कहाँ थे प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर हाई या लो करूँ दोनों तरफ 2-2 है, प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट। जहाँ पे भी तुम लोग पढ़ते थे या किसी के स्कूल में तो ये आया होगा एमसीक्यू में क्वेश्चन कि तुम्हें दे रखा है प्रिडिक्ट इन विच केस आवर रिएक्शन विल हैव इक्विलिब्रियम अटेन, प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आया। अब बताओ पूरा लॉजिक क्लियर हुआ लीचेट क्लियर का सबको? पक्का? तो एक और एक्शन पूछ लूँ ताकि मुझे भी हो जाए कि हाँ भाई ये लीच एटलियर क्लियर है, तभी इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पर गुड, तुम सबने जो इसका मुझे आंसर दे दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन क्या जा रही थी, फॉरवर्ड जा रही थी। क्यों? ये प्रोसेस क्या था, एंडोथर्मिक। आज के ग्राफ में यही कंसेप्ट आएंगे। क्लियर? एक और एक्शन कंसिडर किया। पहले ये बताओ समझ आया या मैं और एग्जाम्पल लेता जा रहा हूँ? खन्ना सर पहले ही नहीं समझ आया? हाँ जी सबको। अब ना देखो मैं बड़ा अच्छा बोल रहा था, साथ में एंडो है या एक्सो है। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैंने कुछ बोला ही नहीं। एक और एक्शन आपको दे दी PCl5, इसने मुझे डिकम्पोज करके क्या दे दिया, PCl3 और क्लोरीन। क्लियर? ये रिएक्शन आपको पेपर में दे दी। अब मैंने ना एक टिप तो दे दिया, ये सारे के सारे गैसियस कंपोनेंट है। अब मैंने एक्सो और एंडो नहीं दिया। क्लियर? तो तुम लोग बताओगे ये रिएक्शन को एक्सोथर्मिक मानूं, एंडोथर्मिक, या करना सर कैसे करें? क्यों? मैं तो एक्सो सोचता था, एंडो क्यों कहा आपने? चलो गुड, एक ने वर्डिंग याद रखी कि खन्ना जब भी किसी चीज को तोड़ना है, अगर डिकम्पोज करना है तो डिकम्पोज करने के लिए पहले तो मुझे ऐसे क्या हीट देनी पड़ेगी। अगर देनी पड़ेगी तो ये थंब रूल था हम लोग पेपर में ना, मैंने वहां पे आपको एक्सो और एंडो दिया, कई बार हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो तुम्हें पेपर में ध्यान रखना है, अगर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर डिकम्पोजिशन है तो गुड, उस केस में पक्का है डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर का स्टेप क्या हो जाएगा, एंडो, और ये नीचे का स्टेप मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सो। ये आ जाएंगे स्टेप्स। अगर ये स्टेप आ गए, अब फिर तुम लोग बताओ। अब मैंने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी, मैंने कहा वी वांट टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मुझे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ कार्तिक, तो वही हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही कंसेप्ट है ना। इसलिए ना एमसीक्यू में जब क्वेश्चन करते हो थोड़ा ध्यान रखना, कई बार लेफ्ट टू राइट, कई बार हम लोग पूछ लेंगे राइट टू लेफ्ट। पर मैं भी आपको पहला लेक्चर था ऐसे कोई डाउट्स में नहीं लेकर जा रहा था। मैंने आपको कहा हाउ व्हाट शुड बी द कंडीशन मेंटेन टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही कंसेप्ट पूछा। एक तो शायद सारे साथ ही बोल दोगे है ना, इसकी कंसेशन बढ़ा दो या इन दोनों को उठाकर सिस्टम से क्या कर दो, बाहर कर दो, फिर इनको उठाकर बाहर फेंक दो, बढ़ जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड। एक तो ये आ गया। अब टेम्परेचर का क्या करूं? अब टेम्परेचर क्या करें, हाई या लो? है ना, क्योंकि रिएक्शन क्या था, एंडो है। अगर एंडो है तो क्या टिप दिया था आदि यहाँ पे, एंडो पे पक्का है मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना है तो हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। क्लियर? अब सोचकर आंसर देना, यहाँ पर एक रिएक्टेंट, इधर कितने हैं मेरे पास, 2। क्लियर? अब बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा, चल कृष्णा आप बताना, बाकी नहीं। ये हाई प्रेशर करूं या लो? चल आपके कहने पे मैंने हाई कर दिया। अगर मैंने हाई कर दिया तो मॉलिक्यूल्स पास आ गए, मॉलिक्यूल पास आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है, कम करने हैं। तो कम कहाँ हो रही है, तो मीन्स हाई प्रेशर पे तो रिएक्शन बैक आ गई। मुझे रिएक्शन कहाँ लेके जानी थी, फॉरवर्ड, लेफ्ट टू राइट। तो पक्का है हियर आई विल हैव टू कीप लो प्रेशर। क्लियर? इसलिए ना देखो, मैं भी जब नया नया पढ़ाता, तुम लोग क्वेश्चन लाते थे ना, मैं भी पढ़ के उसी में ढूंढने बैठ जाता था, कभी नहीं आता था प्रेशर का कंसेप्ट। प्रेशर का लॉजिक हमेशा दिमाग में पहले क्लियर कर लो। अगर मैंने प्रेशराइज किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, ज्यादा। तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है। मैंने देखा मॉलिक्यूल पीछे कम है, तो ये तो रिएक्शन बैक आ जाएगी, इसलिए हाई नहीं करूंगा। वी विल हैव टू कीप यहाँ पर लो प्रेशर। तो कॉम्पिटिशन का आ जाएगा आंसर लो प्रेशर, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या करना है, हाई। तो मुझे ना कंडीशन याद ही नहीं आती, कितनी रिएक्शंस की कंडीशंस याद कर लेंगे। पेपर में ऐसे प्रिडिक्ट करते जाओ वेदर वी हैव टू कीप हाई और लो टेम्परेचर प्रेशर। कंसंट्रेशन की कोई टेंशन नहीं है, क्यों, वो तो हर बार रिएक्टर्स की बढ़ाएंगे तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाएगा ही जाएगा। अब बताओ, मैंने इतने टाइम में आपके लीच एटली प्रिंसिपल सारा एक ब्रीफ अप किया है, क्लियर हुआ लीच एटली? इसलिए ना आप सबसे कह रहा था, तानिश आप सब बच्चों से कह रहा था, तुम लोग 11th की टेंशन मत लेना। खन्ना सर मेरी वहाँ पे बड़ी वीक थी, मेरा ये बेसिक क्लियर नहीं था, वो बेसिक क्लियर नहीं था। जहाँ पे मुझे 12th क्लास में चाहिए अग्रिम,
तो हम लोग वहाँ पे आपके 11th के कंसेप्ट को रिवाइज करते जाएंगे। अभी देखना जब ये चैप्टर एंड पे आएगा ना, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे साथ में। जब वेंट ऑफ के न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंसेप्ट है, वो मेरा 11th क्लास के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। वहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिवाइज करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। अब बताओ सबको मेरे साथ पूरा ली चक्लियर क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं अब किसी को? हाँ हाँ। अब देख प्रेशर का सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर मैंने प्रेशराइज किया तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए पर यूनिट एरिया। अगर स्ट्रेस आ गया रिएक्शन में, अब स्ट्रेस फ्री कब होंगे? जब मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। क्लियर? तो देख अगर मैं यहाँ पर हाई प्रेशर करता, मॉलिक्यूल्स इधर कम थे, ये रिएक्शन तो बैक आ जाएगी। पर मैंने क्या कहा था कृष्णा, रिएक्शन को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब मैंने रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना है। हाई पे तो रिएक्शन बैक आ रहा है, तो मैं पक्का वी विल हैव टू कीप लो प्रेशर। लो प्रेशर पे पक्का रिएक्शन कहाँ जाएगी? फिर फॉरवर्ड ही जाएगी। अब बताओ सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर? और तुम सबके गुड विशेस ना, आज फर्स्ट टाइम मेरे पास क्लास में ऐसे किया, ये तो हर बार मैं 25 का नया ग्रुप करता था। तुम में से कईयों को टाइम क्लैश कर रहा है बाकियों के साथ, इसलिए किया था। पर फिर भी जो भी लेट आए थे आदि, आप में से अगर किसी को भी है, मेरा कल का भी ग्रुप स्टार्ट है। तुम सबके गुड विशेस से सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट कर दिया, वो कल है 5:15 पे। तो अगर तुम में से किसी को करना सर मेरा उस टाइम फ्री होता है, आप उस ग्रुप में भी आ सकते हो। और एक आध स्टूडेंट हर साल मिलता है, लास्ट ईयर भी थे, मैं 2 या 3 स्टूडेंट थे। वो ना क्या करते थे, एक बैच सुनते रहते थे, वहां पे जाके नोट्स बनाते थे। तो मैंने कभी मना नहीं किया था, मैं कहता था लिखते जाओ दोनों में, एक में पूरा नहीं लिख रहा, कुछ तो लिखते जा। तो आपको भी ना रिलैक्सेशन है। जो जिसका टाइम कहीं क्लैश कर रहा है, आप कल वाले ग्रुप में भी आ सकते हो 5:15 पे, या फिर अगर किसी को करना था, मैं तो दोनों में आ जाऊंगा कि आपका पढ़ाया अच्छा लगता है, इतने गंदे नहीं लगे आप सर कि दोनों में आ सकते हैं। तो दोनों में आ जाओ, दोनों में आके आपकी रिवीजन होती जाएगी मेरे साथ साथ ही, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, मुझे कोई वो नहीं है। क्लियर? अब बताओ पूरा ली चक्लियर क्लियर हुआ? क्लियर? अब मैं अपना 12th का प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट कर सकता था, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स का कंसेप्ट कर सकता था। करें अब स्टार्ट टॉपिक? पहले ये बता दो, और अभी भी ना आपके देख रहा था कॉपी में सारे नोट नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे आदत डालो सारे नोट करने की, ठीक है? क्योंकि अभी तो मैं भी कुछ नहीं कह रहा था, चल पहला लेक्चर है दूसरा लेक्चर है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, नोट सारे आपको प्रॉपर रहेंगे, ठीक है? तो अब मैंने आपके टॉपिक का लिखा था solubility of solid in liquid, है ना? इसमें मुझे पक्का है सॉलिड हमारे पास क्या था, सॉल्यूट, और लिक्विड हमारे पास यहाँ पर क्या था, दिस ऑफ प्लेइंग रोल ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट है दिस वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस। ये लॉजिक तो यहाँ पे सबको क्लियर रहेगा। इनमें सॉल्यूशन सोल्यूट इन सॉल्वेंट है, तो ये कम है, और सॉल्वेंट हमेशा क्या था हमारे पास, एक्सेस में था। इतना तो सबको ध्यान रहेगा। एक को ना अभी भी था करना सर, क्या एग्जाम्पल कराओगे या क्या है, या एक स्टार्टिंग में वर्ड लिखा है, देखा सॉलिबिलिटी लिखा है, मैंने डिजोल्व नहीं लिखा, मैंने सॉलिबिलिटी लिखा है। तभी मैं यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर वर्ड के बेस पे चल रहा था। कैसे? मैंने ग्लास लिया पानी का ग्लास लिया, उसमें वाटर लगा और उसमें शुगर लगा ऐड करने, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम मैंने शुगर ऐड की। 6 ग्राम तक तो या चलो 9 ग्राम तक तो शुगर सारी डिजोल्व कर गई। जैसे मैंने 10th ग्राम ऑफ शुगर को ऐड किया वाटर में, क्लियर, मैंने देखा शुगर नीचे सेटल होना स्टार्ट हो गया, वो शुगर नीचे सेटल हो रहा है। दैट वॉज सॉल्विटी कंसेप्ट, वो था सॉल्विटी का कंसेप्ट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कुड बी डिजोल्व इन गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। फिक्स्ड क्वांटिटी हम लोग क्या कहते लेते हैं, अगर आपको 11th में किसी ने क्लियर किया हो, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए मैंने जब आपको ग्लास ऑफ वाटर बोला है, मैं उसमें ऐड क्या कर रहा था, शुगर। मैंने ये नहीं कहा पानी भी ऐड कर रहा हूँ, लिए मैं सिर्फ उसमें ऐड क्या कर रहा था, शुगर भी। मैंने पानी की क्वांटिटी फिक्स कर दी थी, कितनी, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में क्या हुआ, 8 ग्राम 9 ग्राम तक तो सारी शुगर डिजोल्व कर गई। पर जैसे मैंने 10th ग्राम ऑफ शुगर ऐड किया, नाउ दिस स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम। अगर ये बॉटम पे सेटल हो रहा है तो मीन्स दिस वॉज सॉल्विटी। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आवर सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सॉल्विटी। किसी पेपर में ना आज तक आपको ये सॉल्विटी डिफाइन करना नहीं आया, पर ये न्यूमेरिकल का लॉजिक था। जैसे को भी मोलालिटी किया था, तब मैंने आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया था, तो उन लोगों ने डेफिनेशन में याद रखा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था, 1 kg, 1000 ग्राम। ऐसे जब मैंने सॉल्विटी दे दी, तो मीन्स मुझे मास देना जरूरी नहीं है सॉल्वेंट का,
वो तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैंने सॉल्युबिलिटी दी है दैट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ये था सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने ये 8 ग्राम 9 ग्राम ऐड किया, 10th ऐड किया, नीचे सेटल हो गया। अब उसको मैं अगर स्टर कर दूं तो शुगर डिजॉल्व हो जाएगी या ऐसी रहेगी? डिजॉल्व होगी। तो एक चीज़ मुझे मिल रही है कि जब मैं उसे स्टर कर रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ाने में पक्का सॉल्बिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर वाज इंक्रीजिंग। तो मेरे ये लॉजिक्स आने शुरू हो जाएंगे लीच एटलियर प्रिंसिपल के बेस पे। ये बस आज था, मुझे ना लेक्चर को रिलेट करना था लीच एटलियर और इसके सॉल्बिलिटी के कंसेप्ट को। अब बताओ सबको सॉल्बिलिटी का लॉजिक क्लियर हुआ? 10th क्लास तक तुमने इसे क्या बोलते थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने उस सैचुरेटेड को थोड़ा सा प्रॉपर नाम क्या दे दिया? सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कुड बी डिजॉल्व किसमें? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ सबको सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन? लिखवा दूं? तो लिख लो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that could be dissolved maximum amount of solute that could be dissolved in 100 grams of solvent that could be dissolved in 100 grams of solvent at given temperature is known as solubility of that solution हाँ जी तेजस, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ध्रुव क्लियर हुआ? कार्तिक पक्का? तो दोस्त गलत तो नहीं लिया है खन्ना सर पे? हाँ, मेरा हर बार 12th का तुम्हारा बैच ऐसे ही बनता है। एक फ्रेंड आता है, अपने आप उसके फ्रेंड सर्कल के जो बाकी पढ़ने वाले वो आ जाते हैं, जो नहीं पढ़ते ना वो तो भाग जाते हैं मुझसे। क्लियर। तो पढ़ने वाले अपने आप ग्रुप बनता जाता है मेरा। तो अब बताओ ये सॉल्विटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर। अब ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन ही आएगा नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच solubility of solid in liquid depends। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में आ गया, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स। कृष्णा राइटिंग तो बड़ी गंदी लिखता हूँ, लास्ट में पढ़ा जा रहा है ना? फिर तो पढ़ लेगा पक्का। आदि पढ़ा जा रहा है ना? ये राज पक्का? तो ये आ गया सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स। तो भवनीत आज तक किसी पेपर में ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। हर बार ना आपको इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो जब ये है फैक्टर्स, मैं यहाँ पे ना एक ऊपर रिएक्शन सी लिख कर बैठ गया। मैंने यहाँ पर क्या किया? सॉलिड, और इधर मेरे पास क्या है? लिक्विड है ना। इनको डिसॉल्व करके यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? इनका सोल्यूशन। यही कर रहे थे हम लोग, यही कर रहे थे, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके सोल्यूशन बना रहे थे। तभी ये सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं है। जितना ये दोनों एक दूसरे में ज्यादा डिसॉल्व होंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। मानते हो? जितना ज्यादा शुगर डिसॉल्व करेगा वाटर में तो उतनी ज्यादा उसका सोल्यूशन बनेगा, दैट मीन उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आ रहा है। इसमें ना पहला फैक्टर मैंने आज पकड़ा, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैंने इसका पहला फैक्टर कौन सा पकड़ा? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर इस साल का ना जेई का पेपर उठाओगे शायद इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आ रखा था उनका, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके बेस पे क्वेश्चन भी आया था। क्लियर। अब पता क्या, मैंने याद है जो फर्स्ट लेक्चर मेरे साथ नहीं लगाया था, मैंने आपको कहा था बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट है, मेल्टिंग पॉइंट के कंसेप्ट है, या फिर क्या सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट है। वी जस्ट लुक फॉर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। आपको कहा था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी मैं करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट, तो वी जस्ट कंसिडर देयर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। मैं सिर्फ उनके फोर्स इंट्रैक्शन देखता हूँ। कैसे? वाटर को मैंने बॉयल किया तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैशियस।
तो आपने वाटर लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, गैसियस, यानी सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज की। पर जब आपने कहा वाटर एम्फोटेरिक, तब आप उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे नहीं चले गए, वाटर को तोड़ा, क्या मिला, H प्लस और OH, H प्लस भी दे रहा है और OH, दैट मीन्स इट वाज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टी करनी तब मैंने मॉलिक्यूल को तोड़ना है। जब मैं फिजिकल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखूंगा। और मुझे एक छोटी क्लास से कंसेप्ट क्लियर था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मुझे बस एक कंसेप्ट आता है, मुझे ना बड़ी क्लासेस की पढ़ाई नहीं आती, मुझे छोटी क्लासेस की पढ़ाई आती है, उन्हीं से चीज़ें पकड़ लेते हैं। याद है छोटी क्लासेस तुम सबको पढ़ाते थे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पढ़ाया सबने कि नहीं? नहीं तो मुझसे कर लो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो मेरे पास ना NaCl था, सॉलिड है। एक ने मुझे कहा खन्ना सर इसे डिसॉल्व कर दो वाटर में, लिक्विड है। एक कहता नहीं सर NaCl को डिसॉल्व करना है, बेंजीन भी लिक्विड है तो बेंजीन में कर दो। क्लियर? तो आप बताओगे मुझे NaCl किस में डिसॉल्व करेगा, वाटर में या बेंजीन में? है ना, क्योंकि आपको टिप दे दिया था, क्या दिया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो बिल्कुल अगर रॉ कंसेप्ट की बात करूं, इन दोनों पे चार्जेस थे, तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या थे, पोलर थे। पोलर होने के कारण इनमें सॉल्युबिलिटी थी। पर नीचे वाले में क्या, ये नॉन पोलर था। कौन सा था, वैंडरवाल फोर्सेस, सबसे वीकेस्ट फोर्सेस, इसमें कोई चार्जेस ही नहीं थे, तो पक्का था। ये सेकंड कंसेप्ट मैंने क्या लिखा था गलत, और फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या था, ठीक था। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। किसी को यहाँ पे याद हो गया, ठीक। ये तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या, NaCl ले लूँ, फिर वहाँ पे सॉल्युबल फिर वाटर और इसमें आ जाएगा, सेम के सेम कंसेप्ट रिपीट होंगे वहाँ पे भी। तो मुझे लाइट डिसॉल्व लाइक से क्लियर था, पक्का है NaCl विल बी सॉल्युबल इन वाटर। लॉजिक तो मिल गया। अब सपोज मैंने ना आपको यहाँ पर, मुझे बेंजीन, मुझे यहाँ पर इसी NaCl को डिसॉल्व करना था, इसी NaCl को डिसॉल्व करना था। मैंने अब आपको यहाँ पर क्या किया, एक बार बेंजीन दे दिया, एक बार आपको क्या दे दिया, वाटर दे दिया, दो। और तीसरा मैंने यहाँ पर आपको क्या कर दिया, सपोज करो यहाँ पर एक और चीज ले आया, दो चीजें ये आ गई, दो। और तीसरा मैं ये ले आया साथ में, CH3 साइनाइड, ये ले आया। क्लियर? ये तुम्हारे ना इस साल जेई के पेपर में ऐसा क्वेश्चन था, और अगर मेरी असाइनमेंट उठाओगे ना उसमें बड़े ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्युबिलिटी के बेस पे अरेंज करना। अब मुझे NaCl को सॉल्युबल करना था फर्स्ट, सेकंड, और इसमें किसमें करना था, थर्ड। इन तीन में से सॉल्युबल करना था। पेपर में तुम्हें आ गया, अरेंज करो इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तुम्हें आ गया NaCl को डिसॉल्व करना इन तीन सॉल्वेंट से, अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर क्या आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सपोज मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पहले वो जिसमें सॉल्विटी सबसे कम होगी। तो बताओगे NaCl की सबसे कम सॉल्विटी तीनों में से किस में होगी, है ना, क्योंकि बेंजीन क्या था, प्रॉपर नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, और सबसे ज्यादा वाटर में, तो वाटर पक्का यहाँ पर आ गया। और देखो बीच में मैंने साइनाइड दिया था। एक अगर स्टूडेंट को है साइनाइड में ये फॉर्मूला बनता है ना, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन था इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। तो इस पे पार्शियल चार्जेस आएंगे, पर वाटर पे चार्जेस क्या आ रहे थे, ज्यादा आ रहे थे, और इस पे चार्जेस क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे। इसलिए ये सेकंड मेरा यहाँ थर्ड जो है ये बीच में घूम गया। ये था इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो जिसको बस एक कंसेप्ट याद था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर लाइक डिसॉल्व लाइक है तो NaCl पक्का है, पानी में तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्यों, बोथ फॉर चार्ज पार्टिकल्स। बेंजीन में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्यों, इसमें कोई चार्ज ही नहीं आना। क्लियर? जो साइनाइड है ये 11th क्लास में हम लोगों ने किया, नहीं तो 12th में मैं बड़ी बार ये रिएक्शन कराऊंगा। साइनाइड कहाँ किया होगा आप लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं किया था, स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करना, वो आंसू के बेस पे कराते थे, हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर। वो आंसू मैंने बना रखा था, वो ANSU होता था। तानिश वो मेरे मुंह से निकल गया, हम लोगों ने फॉर्मूला था, ए पहले फाइंड करते थे, नंबर ऑफ उनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एन होता था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एस होता था शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू होता था जितने इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है। तो मैंने वो फॉर्मूला बनाया था आंसू, ANSU। तो उसके बेस पे फाइंड करते थे हाउ मेनी बॉन्डेड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो हमने ये स्ट्रक्चर किया था वहाँ पे कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ना तो ये प्योर प्योर आयनिक था, ना ये प्योर कोवलेंट था, मेरे पास नॉन पोलर, ये दोनों के बीच में घूम गया। इस साल जेई के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन था। अब बताओ सबको पहला फैक्टर क्लियर हुआ, पक्का? हाँ सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है पहले फैक्टर में? तो एक टिप याद रह जाएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के बेस में। अब जो सेकंड है ना, ये फैक्टर मुझे समझाते हुए सबसे ज्यादा डर लगता है तुम्हारे साथ, जो नए बच्चे आते हैं, ये सबसे गंदा लगता है। और यहाँ से ना हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे।
ये सेकंड क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ। पहले में बस सिंपल लाइट डिसॉल्व्स लाइक, किसी पेपर में तो रीजनिंग नहीं आएगी, वाई सॉल्विटी इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस, वो हर बार तुम्हें आएंगे पेपर में सीबीएसई में भी और कंपटीशन में, अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने अपने दिमाग में लॉजिक रख लिया कि अगर उन पे कोई चार्जेस नहीं है तो क्या था, वो नॉन पोलर है। वाटर पे क्या थे, प्योर चार्जेस है। एल्काइल साइनाइड पे क्या हुआ, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड आ गया तो उनमें पोलैरिटी आएगी पर वाटर जितनी नहीं आएगी। ठीक, अब सेकंड करें। सेकंड आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे ना मेरे पास 3 ग्राफ्स बनाने थे। 3 ग्राफ्स आएंगे, ए बी और सी। क्लियर, इनके ग्राफ्स के बेस पे कंसेप्ट है। तो मैंने ना पहले क्या आपको दिया, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। और पता क्या, इस साल तो नहीं, मेरे ख्याल शायद लास्ट ईयर जेई के पेपर में ना ये ग्राफ्स आए थे। तुम्हें कंसेप्ट दे रखा था, तुम्हें टिक करना था कौन सा ग्राफ ठीक है और कौन सा ग्राफ गलत है। तो अगर पहला केस मैंने क्या लिया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्विटी क्या करती है, इंक्रीज। उसका एग्जाम्पल सबसे कॉमन ना जो बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है, पोटाशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सा देखा है, सोडियम क्लोराइड। दो कॉमन एग्जांपल थे। वैसे ना जैसे टॉपिक पूरा एंड करेंगे, मुझे ये नहीं याद करना केसीएल और ये है, मुझे इनके ग्राफ के कंसेप्ट बस आने चाहिए। तो पहला मैंने क्या लिखा, सॉल्विटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। किसके लिखा, पोटाशियम क्लोराइड और इनके लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना ग्राफ ड्रॉ करना था। इधर मेरे पास क्या, टेम्परेचर, क्लियर, और इधर मैंने इस तरफ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। ये ऐसा इसलिए लिख रहा था ताकि तुम सबको लिखना आसान हो जाए। तो यहाँ पर कंसेप्ट किसका था, ये सॉल्युबिलिटी था। अब याद है सॉल्युबिलिटी की आपको डेफिनेशन दी थी, क्या था, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, डिजॉल्व क्या था, पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्लियर, अभी सॉल्युबिलिटी का यही नहीं लिखा था, ग्राम्स डिजॉल्व पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यही लिखा था अभी, यही लिखा था ना सॉल्विटी का डेफिनेशन। तो ग्राम्स डिजॉल्व पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपने एक ने क्या करना था, मेरी मैम ने तो सॉल्वेंट लिखा है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट लिख दूं या वाटर लिख दूं मीन्स वन एंड सेम थिंग है इस ग्राफ के लिए। क्लियर, अब देखो इधर टेम्परेचर है और इधर सॉल्विटी है, इसका ग्राफ बनाना था मैंने। और तुम में से ना बड़े नए बच्चे भी आ रखे थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मुझे इसका ग्राफ ही भूल गया। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे ड्रॉ करूं, मुझे याद ही नहीं कौन सा ग्राफ ड्रॉ करें, कौन सा ठीक बनाया, ऊपर वाला या नीचे वाला, है ना। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्विटी क्या थी, बढ़ रही है। तो हमें पक्का है मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ मैंने ये इस बेस पे ठीक बनाया, ये ग्राफ आ गया इसका। क्लियर, आ गया ग्राफ का कंसेप्ट। तो अगर ग्राफ का कंसेप्ट आ गया, अब यहाँ पर याद है मैंने लिखा क्या था आपके साथ, अगर अब इस ग्राफ को थोड़ा और डिटेल लेकर जाए, मैंने इस ग्राफ में यहाँ पर क्या लिखा है आपके साथ, सोल्यूट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सॉल्वेंट, और यहां पर क्या था, वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने अब आपको क्या दिया था, यहाँ पर सॉलिड, और सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, लिक्विड, यही दे रखा है। अब आपसे पूछूं जब मैं ये इसका आंसर करूं, ये रिएक्शन मैं सारी लिखकर बैठ गया इस कंसेप्ट के बेस पे। ये प्रोसेस ना या तो एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था, क्योंकि देखो जब मैं दो चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ, या तो हीट क्या होगी, इवॉल्व, या फिर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। मुझे ना ये ग्राफ भी सारा बनाकर बैठ गया, ये भी लिख कर बैठ गया, और मैं पेपर में भूल गया, पता नहीं ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आप बताओगे ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है नेचर में या एंडोथर्मिक है। हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो हमें रिएक्शन कहाँ जा रही थी, फॉरवर्ड। तो मैंने आपको थंब रूल दिया था, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। तो मीन्स पक्का है दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ये तुम्हारे एमसीक्यू का और सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तुम्हें ग्राफ मैं कहूँगा ड्रॉ करो, और तुम्हें वहां दूंगा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसलिए मैंने ये लॉजिक सारे दिए थे, ये तो ना मैं छोड़ सकता था लीच क्लियर,
कि छोड़ो ली चटलियन, मैंने क्या कराना, भी 11th में नहीं किया, अपने आप करो, मैं क्या करूँ। इसलिए मैंने आपको पहले ली चटलियन रिवाइज किया ताकि मुझे अप्लाई करना आ जाए। तो तमन्ना अब क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके क्या बना रहा था, सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्बिलिटी बढ़ रही है। तो खन्ना सर ने टिप दिया था, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड या फॉरवर्ड। फॉरवर्ड को रट्टा नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या था पता नहीं रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो पक्का है। यहाँ पर ये ऊपर का स्टेप मेरा क्या हो गया, एंडो, और ये नीचे का स्टेप मेरे पास क्या हो गया, एक्सो। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये ग्राफ का कंसेप्ट? सबको? किसी एक को डाउट है कृष्णा, रिपीट कर दूंगा सारा क्लियर। इसलिए तुम्हें ये एग्जांपल्स नहीं याद करने हैं, पेपर में अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको ग्राफ के कंसेप्ट क्लियर कर रहा था। हाँ जी कार्तिक, क्लियर हुआ सबको? अविराज, सार्थक, सबको क्लियर? किसी एक को डाउट है बता दो, तुम सबके नाम धीरे धीरे याद होंगे। खुशी, फिजा, फिजा हुआ क्लियर के नहीं? पक्का? आपका गुड नेम फिर सिमरन। तो सिमरन क्लियर हुआ ये टॉपिक सबको? अगर क्लियर है, अब और क्या हो सकता है? जरूरी तो नहीं प्रोसेस सारे एंडोथर्मिक है ना, प्रोसेस तो एक्सो भी हो सकते थे। अब सेकंड मैंने क्या लिखा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, solubility decreases as temperature increases। क्लियर? अब मैंने बी में क्या लिख दिया, solubility decreases as temperature increases। और इसका ना बुक था, मुझे एग्जांपल मुझे याद था, तुम्हें नहीं याद करने की जरूरत। लिथियम कार्बोनेट, या फिर एक और कौन सा दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? ये दो दे दिया मैं, लिथियम कार्बोनेट और एक कौन सा दे दिया, सोडियम कार्बोनेट। इसमें टिप क्या दिया, सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो तेजस याद है आप कल यही ग्राफ कह रहे थे, है ना, इसलिए कहा था कि आज के लेक्चर में आ जाएंगे। अब यही रहने दो ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी बढ़ रही थी, अब तो मेरे पास क्या सॉल्बिलिटी कम हो रही है, इस बार ग्राफ ऐसा बनेगा। इसलिए तुम्हारे कंपटीशन सीबीएसई में क्या होगा, आदि ग्राफ मैं दूंगा, तुम्हें बताना है कमेंट ऑन दिस, इस पे कमेंट करना है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ऐसे इनके क्वेश्चंस आएंगे। अब फिर मैंने वही लिखा, सॉल्यूट, इधर मेरे पास क्या था, सॉल्वेंट, इधर मैंने बना क्या दिया था, इनका सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्या था, सॉलिड, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या था, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड था। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन बन गया। अब शायद तुम लोग सारे मानोगे, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक लिखूं या एंडोथर्मिक, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी क्या हो रही थी, कम। दैट मीन रिएक्शन कहाँ पे आ रही है, बैक आ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैक आ रहा है, तो नीचे वाला स्टेप मेरा इस बार क्या होगा, एंडो, और ये ऊपर का स्टेप मेरे पास क्या हो गया, एक्सो। मेरे पास ना बस ऐसे आपको ना एक बार लॉजिक्स समझ आने स्टार्ट हो जाए, केमिस्ट्री सबसे आसान है। तो आर्यन वो स्टेटमेंट मेरी काम आ गई, जिसको ली चटलिए मुश्किल लगा उसको एक थंब रूल याद हो गया। खन्ना सर ने टिप दिया था, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। यहाँ पे सॉल्बिलिटी कम हो रही है, अभी पक्का है ये मेरा सॉल्यूशन बैक आना स्टार्ट हो गया, तो मुझे रिएक्शन बैक आ रही है। ये था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के कंसेप्ट। इसलिए तुम्हें ये एग्जांपल्स नहीं आएंगे पेपर में, पता क्या होगा, मैं आपको ये दे दूंगा ग्राफ ए, ये दे दूंगा ग्राफ बी, ग्राफ के नंबर्स कर दूंगा ए बी, तुम्हें कमेंट करना विच प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड विच प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। पता नहीं कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आए। क्लियर? सीबीएसई में ये कभी नहीं आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, हर बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए ना आप में से कोई मुझसे पूछ भी ज़्यादा करना सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं तुम्हें कृष्णा पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ बोलूँगा, और तुम बच्चों को पढ़ा के ना, तुम्हें पता नहीं अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ के कि नहीं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। और ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम सबको ग्रैब करना था, अभी मेरे पास बच्चे आए, मैं पढ़ा रहा है सबको, मुझे ना खुशी ये मिल रही है, लास्ट ईयर जो बच्चे थे आपसे कम थे, मेरे ख्याल आधे भी नहीं होंगे, पर वो ऐसा होता था कोई बाहर से आया तो स्टार्टिंग के डेज में लगता होगा पता नहीं फिश मार्केट है कि इतना शोर होता था। अब तुम्हारी क्लास में कोई शोर नहीं डाल रहा, आराम से सुन रहे, समझ आ रहा है। वो एक तो हंस पड़ा साथ ही राज, तो समझ आ रहा है कि नहीं, पक्का? कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? अगर डाउट नहीं आ रहा, ये दो कंसेप्ट तो क्लियर हुए सबको, ये लास्ट पक्का क्लियर है? क्योंकि तुम में से ना लास्ट ईयर भी जब कोई बच्चे थे, खन्ना सर जमा नहीं समझ आया सी टॉपिक, क्लियर हुआ सबको?
पक्का। एक थंब रूल काम आ गया, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। तो यहाँ पे क्या, ये रिएक्शन बैक आ जाएगी, तो सॉल्विटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए ग्राफ ऐसे बन गया, बन गए दो ग्राफ। अब थर्ड केस करें, या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक था या प्रोसेस क्या था, एंडो। अब थर्ड केस मैंने एक और पकड़ा, सी। करें सी। ये ग्राफ बना लिया सबने, पक्का पढ़ा गया है जो मैंने गंदा गंदा सा लिखा था, सॉल्विटी ग्राम्स डिजॉल्व पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्विटी की यही डेफिनेशन थी। अब आदि मैंने लास्ट में क्या किया, सॉल्विटी solubility might increase, solubility might increase or decrease, solubility might increase or decrease as temperature increases। क्लियर। अब मैंने लास्ट में पॉइंट क्या दे दिया, सॉल्विटी माइट इंक्रीज और डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा, कभी सॉल्विटी बढ़ेगी कभी कम हो जाएगी ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कैसे, अब इसका फिर ग्राफ बनाए अलग से। इस बोर्ड का ना यही फायदा है, मैं जो जो लिखूंगा ना ऊपर करता जाऊंगा, जो आपके लास्ट सीट सबको नजर आता जाएगा। लिख लिए थे साथ साथ बाकी के पॉइंट्स। क्लियर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें। अब मैं भूल गया ग्राफ में, वो ऊपर चला गया। इधर क्या लिखा था, इधर मैंने लिखा था टेम्परेचर, इधर भी भूल गया क्या लिखा था, सॉल्युबिलिटी। क्लियर। राज भूल गया नीचे क्या लिखा था, हाँ जी, ग्राम्स डिजॉल्व पर गुड गुड 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लिख दो, चाहे क्या लिख दो, वाटर, वन एंड सेम थिंग। अब इसका ना मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे करके, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर। तो ये जब ग्राफ ड्रॉ किया ना, मैंने यहाँ पर लिखा कैल्शियम क्लोराइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर मैंने लिखा कैल्शियम क्लोराइड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पर मैंने लिखा आखिर में जाकर कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर मैंने कर दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पर मैंने आखिर में कर दिया कैल्शियम क्लोराइड और साथ में आ गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये कर दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर। अब ना एक बार जब ये पढ़ा रहा था मैं, तो देखा यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 6। इसमें कितने रह गए, 4। इसमें क्या रह गए, 2। तो जब मैं ग्राफ लगा ना समझाने, एक स्टूडेंट ने हाथ खड़े करके क्या कहा, कहना सर क्या पढ़ा रहे हो, सॉल्विटी बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्विटी बढ़ तो रही है। तो ठीक कहा उसने, मुझे भी ग्राफ देख के ऐसे तो लग रहा था सॉल्विटी बढ़ रही है, पर अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़ूं, इस पार्ट को, तो क्या हुआ, यहाँ तक तो सॉल्विटी बढ़ी, यहाँ तक तो सॉल्विटी बढ़ी, पर इसके बाद क्या हुआ, 6 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या चले गए बाहर, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड 4 वाटर। दैट मीन्स आवर कंपाउंड अंडरगोस होमोजीनियस चेंज, उसमें चेंज आ गई। क्लियर। इट अंडरगोस एमॉर्फस चेंज, उसमें चेंज आ गई। तो जैसे उसमें चेंज आया, तो ये 6 वाटर से क्या बन गया, 4 वाटर बन गया। इसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म चेंज होगी, इसने अपने मॉलिक्यूल की शेप को चेंज कर लिया। तो इसलिए देखो यहाँ तक तो सॉल्विटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने पर इतने पार्ट में सॉल्विटी कम नहीं हो रही। ऐसे अगर नेक्स्ट को पकड़ूँ, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 4 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और बाहर चले गए, तो दिस कंपाउंड अंडरगोस पॉलीमॉर्फिक चेंज, इसकी फॉर्म फिर चेंज कर गई। क्या बन गया, ये कैल्शियम क्लोराइड 2 वाटर बन गया। तो इस पार्ट को अगर एक्सपैंड करूँ, यहाँ तक सॉल्विटी बढ़ी, इसके बाद थोड़ा सा डिप नहीं आ रहा वैल्यू में। दैट्स व्हाई एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्विटी माइट इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज आवर कंपाउंड अंडरगोस पॉलीमॉर्फिक चेंज। मेरा जो कंपाउंड है वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा था। और पता क्या है, ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हम लोग, तो क्या होता था, मैंने कोई नया कंपाउंड बनाया, तो हम लोग क्या करते थे, डेसिकेटर्स होते थे। डेसिकेटर जैसे इस चेयर को ही ले ले, देखो तुम्हारी एक सीट है, उसके नीचे जाली सी नहीं लगी, तो हमने जाली में क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड को रख देते थे वहाँ पे, और पूरे इसको हिस्से को सील कर दिया होल से बीच में से। तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता था, ऊपर जो सॉल्ट रखा है वेट, उससे वाटर कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता था, बिकॉज दिस वाज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था विदाउट
आवर डीकम्पोजिंग कंपाउंड, मेरा कंपाउंड डीकम्पोजिंग होगा, उसकी आइडेंटिटी रिटेन रहेगी, सिर्फ उसमें से पानी के कंटेंट्स क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये इसका लॉजिक था दैट दिस कंपाउंड अंडरगोस पॉलीमॉर्फिक चेंज। तो क्या हुआ, यहाँ तक तो बड़ा अच्छा हुआ, आदि यहाँ तक तो क्या था, सॉलिबिलिटी बढ़ी, पर यहाँ पे 6 वाटर से कितने रह गए, 4, तो इसलिए यहाँ पे डिप आ गया वैल्यू में, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जाकर क्या हुआ, सॉरी अब सबके नाम धीरे धीरे याद होते जाएंगे। हाँ जी, तो अरुषि यहाँ पे जाकर क्या हुआ, इसके 4 वाटर से 2 वाटर मॉलिक्यूल और बाहर चले गए, तो कैल्शियम क्लोराइड ट्वाइस वाटर रह गया, फिर दोबारा से सॉलिबिलिटी बढ़ गई। तो अब बताओ ये ग्राफ क्लियर हुए तीनों। आज के लेक्चर के ना सबसे गंदे ये 3 ग्राफ थे, सबको समझ आए या किसी को अभी भी डाउट है, इसका मीनिंग क्या मानूं, नहीं आया समझ? हाँ फिर ऐसे मैं को मैं टेंशन में आ जाऊंगा। हाँ जी क्लियर हुआ क्या सबको? एक फिर मैं पूछ लूँ क्वेश्चन, क्लियर हुआ सबको ये पॉलीमॉर्फिक चेंज का, कि एक फॉर्म से दूसरे, कभी भी ना तानिश पेपर में ये आएगा व्हाई इट अंडरगोस पॉलीमॉर्फिक चेंज, ये कभी नहीं आया। ग्राफ मैं दूंगा, तुम्हें कमेंट करना आता है वेदर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और व्हाट इज हैपनिंग, तुम्हें प्रिडिक्ट करना आएगा चीज़ों का। अब ना एक ग्राफ मैंने दे दिया भविष्य और भव्य, एक ग्राफ मैंने अब आपको खुद दे दिया, इधर टेम्परेचर, अब आलसी बढ़ाऊँ, टेम्परेचर लिख कर छोड़ दूँ यहाँ पर, और इधर मैं साथ में सॉल्विटी लिख कर छोड़ दूँ, एस, ये लिख कर छोड़ दूँ। अब मैंने आपका ग्राफ ना एक ऐसे बना दिया, और मुझे याद था यहाँ पर ना, ये मैंने आपको पेपर में दे दिया, दिस वॉज आवर सोडियम सल्फेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम सल्फेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया सोडियम सल्फेट, ये ग्राफ आ गया पेपर में आपके सीबीएसई या कंपटीशन में, आपको आ गया कमेंट, सॉल्विटी इंक्रीजेस, सॉल्विटी डिक्रीजेस, प्रोसेस एक्सोथर्मिक, प्रोसेस एंडो, पता नहीं क्या क्या मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। अब तुम लोग बताओगे अगर ये ग्राफ बनाया है, ये ए से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है या सी से, है ना, गुड, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको बड़ा अच्छा ये दिया था, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरे जैसा क्या देखता है, बस देखा टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्विटी, खनोजर का कंसेप्ट आ गया, प्रोसेस क्या था, ये एंडोथर्मिक लिख कर आ गए, उसने पूरा ध्यान ही नहीं दिया। इसमें हुआ क्या, यहाँ तक सॉल्विटी बढ़ी, इसके बाद क्या हुआ, ये जो 10 के वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इकट्ठे बाहर चले गए, ये इकट्ठे बाहर चले गए, अगर इकट्ठे बाहर चल गए तो ये क्या बन गया, यहाँ पर अब एनहाइड्रस बन गया, अब इसकी सॉल्विटी क्या कर गई, डिक्रीज। दैट मीन बोल सकता था एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्विटी माइट इंक्रीज और डिक्रीज, ये इस स्टेटमेंट से मैच करेगा। तो तुम्हारे पेपर में एजर्शन, रीजनिंग, ग्राफ पे कमेंट करना, जिसने कहा वो खन्ना केस स्टडी कराता है कि नहीं, तो ये केस स्टडी में क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें केस स्टडी में कि बताओ क्या है, इसलिए ना मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर्स में आदि, वो सारे साथ साथ बोलता रहता हूँ। और बार बार कह रहा था घर जाके ना मेरा लेक्चर पर 20-25 मिनट भी पढ़ लेना, 25 मिनट्स काफ़ी है, 25 मिनट में सारा का सारा जो पढ़ा है सारा रिविजन में आ जाएगा, क्लियर। अब बताओ सबको ग्राफ क्लियर हुआ ये भी? हाँ जी, कोई डाउट? पक्का? तो यहाँ पे पूरे के पूरे कंसेप्ट आ गए हमारे पास। एक और तो बना लो पहले ये ग्राफ, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा नहीं आपको सॉल्विटी का कंसेप्ट। हाँ जी पक्का क्लियर हुआ तानिश सबको, सार्थक, कोई टेंशन तो लेके तो नहीं बैठा ना? अब ना देखो, अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया गैसेस एंड लिक्विड, तो टॉपिक ना हमारा पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। आज जस्ट एक हिंट देकर छोड़ूंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या था याद करो, नोट्स में आपको लिखवाया था, सॉल्विटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, है ना, ये लिखा था ना नेक्स्ट टॉपिक। देखो तो आप भी ना देखो, जिन्होंने लास्ट लेक्चर मेरे से स्टार्टिंग से नहीं लगाए, तो मैंने ना कल 5:15 पे नया बैच जो स्टार्ट करना है, वो चैप्टर स्टार्टिंग से है, सोल्यूशन फर्स्ट लेक्चर से। तो आप में से जिसको अगर है, वैसे देखो अब ना मुझे डर भी बड़ा तुम बच्चों से लगता है, उस दिन कल से तो मैंने पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से करना है, आप उस ग्रुप में आ सकते हो। किसी को यह करना था मेरा तब तो क्लास होगी मैं नहीं आ सकता, मुझसे बात कर लेना, चाहे सुबह 11 o'clock 12 o'clock कभी बुला लूंगा, आके मुझसे तब कर लो, क्लियर। ये नहीं है ज़बरदस्ती कि भाई उसी टाइम आओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 2 बार मैं थक गया पढ़ाते पढ़ाते, कभी नहीं थकता। अगर तुम लोग सिंसियरली पढ़ रहे हो ना, मुझसे चाहे पूरा दिन पढ़वा लो, पर एक दो कहेंगे सर भाग जाएंगे पूरे दिन में, जितने मर्जी घंटे पढ़ा लो, चाहे 4 घंटे कहोगे ना करना सर बिना रुके पढ़ा दो हमें 4 घंटे कॉन्टीन्यूस, अगर तुम लोग इंटरेस्ट रख रहे हो मैं 4 घंटे पढ़ा दूंगा। पर वो 4 घंटे में होगा पता क्या, अभी देखा 1 hour 30 minutes में
आगे लेक्चर ऊपर जाना शुरू हो जाता है अगर हम लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं। तो मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, मेरे हर लेक्चर 1 आवर 30 मिनट्स के प्रॉपर प्लान्ड है। और लास्ट ईयर का भी उठाओगे ना, मैंने एंड यहीं पे किया होगा। बस एक आगे ना इंट्रोडक्शन दिया था सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड के कंसेप्ट, वो करने से पहले एक बार बता दो पूरा ली चेक क्लियर अब क्लियर हुआ, उसकी एप्लीकेशंस क्लियर होगी ग्राफ के क्लियर। ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ग्राफ बने होंगे, तुम्हें कमेंट करना है ये ए से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है या सी से मैच कर रहा है, इनके मैचिंग के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं क्लियर। अब ना आज नहीं, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ना ये कंसेप्ट लेना है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मुझे बस ये बेनिफिट है, लिखवा के ना फिर नेक्स्ट क्लास में लिखना कम पड़ेगा हमें। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये कंसेप्ट लेंगे। इसमें देखो मुझे ध्यान है ये गैस है तो इसको हम लोग सॉल्यूट मानेंगे यहाँ पर, और लिक्विड है तो इसको यहाँ पर क्या सॉल्वेंट मानूंगा, यही लिखूंगा सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। हाँ जी यही लिखेंगे ना। अब जो स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से लगा रहे थे वो तो शायद साथ ही बोल देंगे ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या कराया था। तुम लोग बाकी बाकी सोचोगे इसका कौन सा आसान सा एग्जाम्पल आ सकता है भविष्य, इसका कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है गैस इन लिक्विड का, कोई एग्जाम्पल है ना। चलो इसने प्रॉपर वर्ड दे दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आपने अच्छा आपने दिया कार्बोनेटेड, मुझे तो तेरे से उम्मीद होती है मेरे जैसे एग्जांपल देगा। करना था कोल्ड ड्रिंक बोल दो, पेप्सी बोल दो, फेंटा बोल दो, कोको कोला बोल दो, कोई बोल दो, तो सारी की सारी इन्होंने कार्बोनेटेड, मैं कई बार क्या बोलता हूँ एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गई क्लियर। मैंने ऊपर कौन कौन से फैक्टर कराए, टेम्परेचर और कौन सा कराया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो फैक्टर्स कराए। और प्रेशर का मैंने कंसेप्ट रीच एक्लियर में क्लियर किया था। अब जब यहाँ पे करेंगे सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट तो यहाँ पे भी वही आएगा, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पे ना इसमें मैंने एक और पकड़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मैं ऊपर भूल गया पढ़ाना या थक गया था इसे मैं छोड़ो, प्रेशर क्या करना है, पहले में क्यों नहीं लिया प्रेशर, है ना क्योंकि उसमें सॉलिड था, सॉलिड होने के कारण वहाँ पे प्रेशर का रोल नहीं था। गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व कर रहा हूँ इसमें प्रेशर का रोल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, पहला नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड टेम्परेचर, और थर्ड एक एक्स्ट्रा कौन सा आ जाएगा प्रेशर। और अगर स्कूल में ये टॉपिक्स कवर कर रहे थे आ जाएगा हेनरीज लॉ, आ जाएगा यहाँ पे आपका पहला लॉ हमारा और हेनरीज लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना आज ग्राफ्स आए, नेक्स्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ, और जो आपको अभी न्यूमेरिकल्स का डाउट आता था नेक्स्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा ना पूरे लेक्चर्स ऐसे रहेंगे, सारी थ्योरी नहीं है, सारे ग्राफ नहीं है, सारे वो नहीं है, खिचड़ी सी बना रखी है ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, सारी थ्योरी करते रहे वो तो बोरिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे ऑफ हेनरीज लॉ। स्कूल में कराया किसी के अभी पहुंचे हेनरीज लॉ तक, हाँ जी आदि स्कूल तो, हाँ था कौन सा स्कूल, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भी कृष्णा जाते हो स्कूल वगैरह या कभी कभी, चलो हैंडी स्लॉ वगैरह ना आगे हमारे पास आ जाएंगे, हैंडी स्लॉ वगैरह उनमें फिर ये कंसेप्ट आएंगे। हाँ जी अब बताओ आज का लेक्चर पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, इसलिए ना मैं इस टॉपिक को अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, अभी स्टार्ट किया ना ना इधर के देंगे ना उधर के, नेक्स्ट क्लासेस को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। और अब ना नेक्स्ट क्लास अब आप सबसे रिक्वेस्ट है सारे जो फॉर्म्स है एक वो भरकर और एक पहली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मेरा ना आपको याद है लास्ट ईयर भी जो स्टूडेंट मेरे साथ थे तो मैं कहता था मुझे बस 7 तारीख की टेंशन रहती है जब मेरा रेंट जाता है क्लियर, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। और तुम बच्चों का ये होता है कि जो स्टार्टिंग में आए कि एक बार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आगे जैसे मर्जी करते जाएंगे, ठीक है भविष्य आवान सबसे कह रहा हूँ सबसे। तो नेक्स्ट क्लास या चाहे मेरा यही नंबर है जीपे पे जैसे मर्जी कर देना, ठीक। अब ये लेक्चर क्लियर हुआ, इतना इतना गंदा पढ़ाया, सारे साथ साथ बैग बंद करने लग गए हो। हाँ बैठ 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 आदि